हाँ जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स विजन क्लासेस। और जैसा आपको पता है, हम यहाँ पे अभी मास्टर कैटर सीरीज में मास्टर कैटर के पूरे पूरे पेपर सॉल्व करे हुए आपके पास अवेलेबल हैं। अभी उन्हें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके सब्जेक्ट वाइज जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में हमारे अगले जो टॉपिक्स हैं वो दो मैंने मर्ज किए हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है वो तो है ही, इसमें काफी क्वेश्चंस कम आते हैं। तो पिछले बैकग्राउंड ये है कि इसमें से कम क्वेश्चंस बने हुए हैं, और ऐसे ही ऑप्टिक्स भी एक ऐसा ही एक हिस्सा है जिसमें से कम क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इन दोनों को मैंने क्लब कर दिया यहाँ पे, और ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें आराम से प्यार से तसल्ली से समझेंगे। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और उस हिसाब से हो जाना चाहिए, आराम से ही काम जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो पिछली वीडियोस भी अवेलेबल हैं आपके लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। पिछले सब्जेक्ट के भी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इसमें ऑलमोस्ट डाल दिए हुए हैं मैंने, तो आप चेक कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट करेंगे, जिसमें मास्टर कैडर 16 में जो 2016 में जो हुआ था उसमें 5 क्वेश्चंस आए थे। वो अब देखते हैं कैसे कैसे हैं। ओके, जो करने वाले हैं वो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m एट टेम्परेचर T विच फॉलोज द क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। एमबी स्टैटिस्टिक्स याद कर लो, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और जब हम एमबी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें स्पीड में 3 तरह की स्पीड मिलती है। एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वेलोसिटी लिख लो या स्पीड लिख लो, ये 3 तरह की वेलोसिटीज होती हैं। आपको इन तीनों के फॉर्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, एक का फॉर्मूला होता है रूट अंडर रूट ऑफ 2 kt बाय m। ओके, दूसरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 kt, वैसे मैंने लोकेशन गलत रख दी, बाय m, अंडर रूट 3 kt बाय m। और थर्ड वन जो होता है वो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ये यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसे। और एक और काम करते हैं, इसे भी मैं उठा के, नहीं, यहाँ पे बीच में दूसरे पेन से ये कर देता हूँ। और तीसरा जो होता है वो इनके बीच में होता है, दैट इज वी एवरेज। ये कुछ अजीब क्यों बिहेव करने लग गया? ओके, वन सेकेंड, लेट मी चेक। तो इसे शायद बुरा लग गया, इसकी लोकेशन चेंज कर दी। नहीं, okay, so let me look at this. So is it working well now? Okay, so तीसरा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट पाई के टी, 8 kt by pi m ना? Yes, so it is not pi kt, it's 8 kt by pi m। ठीक है, तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और एक और चीज आप देख सकते हो, इसमें kt by m के साथ 2 है, इसमें 3 है, और इसमें 8 बाय पाई है। और 8 बाय पाई का मतलब है 8.8 डिवाइडेड बाय 3.14 विच इज 2 पॉइंट समथिंग। सो आप यहां से पता लगा सकते हो, देख सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी होती है वो सबसे कम है, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है एवरेज, और उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एवरेज स्पीड पूछी है क्वेश्चन में, और एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला 8 kt by pi m है, तो वो यहाँ पे आप लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ये किसका है फॉर्मूला?
मोस्ट प्रोबेबल का, ये किसका है, रूट मीन स्क्वायर का, ये किसका है, किसी का भी नहीं। तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन को चेक कर सकते हो और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में एक और में उन्होंने क्या किया है, इन एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल्स फ्रॉम V0 टू 2V0, सही है, V0 वॉल्यूम था पहले और कितना हो गया, डबल हो गया, 2V0 हो गया। ओके, आपको बताना है कि टेम्परेचर का क्या हुआ, जो टेम्परेचर T0 था वो कितने पे चला जाएगा, ये बताना है। और एक्सपेंशन कौन सा है, एडियाबैटिक है। अगर दूसरा कोई एक्सपेंशन नॉर्मल वाला होता, आइसोथर्मल होता, फिर तो बात ही खत्म थी, फिर तो टेम्परेचर वही रहना था। अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन ये लगानी, यहाँ पे आपको एडियाबैटिक एक्सपेंशन का सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, विच इज टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, याद है, लगा दो। अब आपको पता है T2 बाय T1 इंटू V2 बाय V1 पावर गामा -1 इज इक्वल टू K, कांस्टेंट है। ठीक, तो V2 कितना है, डबल है V01 के, गामा कितना है ये क्वेश्चन है। तो मोनोटॉमिक गैस दी हुई ना, मोनोटॉमिक गैस में गामा कितना होता है, 5/3 होता है, पता होना चाहिए। गामा इज Cp/Cv, तो Cv और Cp से रेशो से ये 5/3 निकल जाता है। ये निकाल के सॉल्व करके आप आंसर देखोगे, कैलकुलेशन कर लेना, 2 पावर 5/3 अंदाजा कितना होगा वो देख लो ना, और उससे आपको आंसर मिल जाएगा कि टेम्परेचर जो हुआ है दूसरा 5/3 -1 करेंगे ना, 2/3, तो टेम्परेचर जो हुआ है वो फॉल करा है 0.63 ऑफ इनिशियल टेम्परेचर के, 0.63 टाइम्स, मतलब जितना था उसका 63% रह गया। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हो, आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन हो गया, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए हर टाइम पे। और ये वाला भी गामा भी आपको पता होना चाहिए, मोनो के लिए कितना, डाई के लिए कितना, ट्राई के लिए कितना, ट्राई में भी दो केसेस बनते हैं, लीनियर के लिए कितना और नॉन लीनियर के लिए कितना। ठीक है, इस तरह से आपको सारे ये केसेस याद होने चाहिए। हमने डिस्कस किया हुआ है सारा, नोट्स भी आपके पास है सारे, वहां से आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज विंस लॉ। विंस लॉ पे है वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी, ये लाइन इन्होंने वैसे ही डाल दी जबरदस्ती, कुछ गलती थी पेपर में, शायद टाइपो थी, आपको सीधा सीधा पूछा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, क्वेश्चन मार्क है, बताना है आपको वेवलेंथ कितनी दी हुई है मैक्सिमम एमिशन की, 5000, wavelength of maximum emission is 5000 angstrom। ओके, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, विंस लॉ से क्या होता है, लैम्डा ऑफ मैक्सिमम एमिशन इनटू टी इज इक्वल टू बी, विंस कांस्टेंट। विंस कांस्टेंट की वैल्यू याद होना अपने आप में बहुत जरूरी है, इट्स 0.29, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूनिट्स का ध्यान रखना इसमें, दिस इज सेंटीमीटर केल्विन, सेंटीमीटर केल्विन। ओके, सेंटीमीटर केल्विन, यूनिट्स का भी ध्यान रखना। अब यहां से आप टी को निकाल सकते हो आराम से। आपको क्या करना है, आपको 2.29 को डिवाइड करना है, 0.29 को डिवाइड करना है किससे, वेवलेंथ से। वेवलेंथ कितनी है, 5000। 5000 में आप एक बात ध्यान रखना, वो एंगस्ट्रॉम है, आर्मस्ट्रॉन्ग में आपको उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास सिर्फ यूनिट्स कौन से बचेंगे, यूनिट्स आपके पास बच जाएंगे कौन से वाले, सिर्फ केल्विन वाले, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे, आंसर में देखो क्या आएगा, 29 बाय ये तो 29 हो गया और अपॉन में 5 हो गया, बाकी जो बचा वो सिर्फ 10 रेज़ टू द पावर पावर्स में है, और वो है 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 पावर 3। ओके, यहाँ पे 3 पावर्स हैं, यहाँ पे 2 हैं,
वो 3 + 2 5 होके इसे काट देंगी, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगी पावर, और ये अराउंड 6 है ना, 6, तो 6000 के अराउंड जो भी हो, 6000 के आसपास थोड़ा सा कम उससे, वो टेम्परेचर सही आंसर होगा। तो ए ऑप्शन लग रहा है, फिर 5794 दिस इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, विंस कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल डेल्टा टाउ इज इन फेज स्पेस। फेज स्पेस में आपको अगर वॉल्यूम देखना है डेल्टा टाउ, तो वो क्या होता है, फेज स्पेस जिसमें पोजीशन भी होता है मल्टीप्लाइड विद मोमेंटम भी होता है। आपको पूरा आर्टिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स सब पढ़ी हुई है हमने, उसमें पोजीशन के लिए क्या लेते हो, x इंटू वाई इंटू जेड विच इज वॉल्यूम v, और मोमेंटम के लिए क्या लेते हो, स्फेरिकल लेते हो शेप, तो वो हो जाता है शेल का मोमेंटम 4 पाई स्क्वायर dp, है ना, 4 पाई p स्क्वायर dp। तो उस हिसाब से दोनों का मल्टीप्लाई, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट, अच्छा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट है 17 वाले क्वेश्चंस, इसमें 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, मास्टर कैडर जो 2017 में हुआ था उसमें स्टैटिस्टिकल के 7 क्वेश्चंस थे, तो अब वो देख लेते हैं जल्दी से कि कैसे कैसे होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सम पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन जस्ट 2 स्टेट्स। ठीक है, तो एक स्टेट ये हो गई, एक स्टेट ये हो गई, ये स्टेट हो गई n1, ये स्टेट हो गई n2, और इन दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है, लेट्स से नीचे वाले की एनर्जी है E1, ऊपर वाले की एनर्जी है E2, और दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, वो है अपसाइलन का, अपसाइलन E का मान लो। ठीक है, इतना डिफरेंस है दोनों की एनर्जीज में। अब आपको पूछा इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T सच दैट KT इज इक्वल टू E। ओके, इस E की वैल्यू भी दे दी, E किसके इक्वल है, E KT के इक्वल है, KT के। ठीक है, आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द हायर स्टेट। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द हायर स्टेट का मतलब क्या होता है कि हायर स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं इन कंपैरिजन टू टोटल, और टोटल कितना होगा, टोटल होगा n2 बाय n1 प्लस n2, जितना पहली में है प्लस जितना दूसरी में है। ओके, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपको पता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस E2 बाय KT डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर माइनस E1 बाय KT प्लस e रेज टू द पावर माइनस E2 बाय KT। डिजनरेसी तो ले नहीं रहे हम, डिजनरेसी लेते तो G1 G2 भी आ जाता, फिलहाल तो ये हो गया ऐसे, और e रेज टू द पावर माइनस E2 बाय KT को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो बाहर निकाल लेते हैं, लिखता हूं मैं, कितना होगा, यहाँ पे तो यही रहेगा माइनस E2 बाय KT, राइट। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा e रेज टू द पावर माइनस E2 बाय KT, और ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, एक बार आ जाएगा 1 और एक बार आ जाएगा माइनस ऑफ E1 माइनस E2 बाय KT, राइट। ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचा क्या, देखो नीचे क्या बचा, हमारे पास नीचे बचा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस E1, E2 माइनस E1 था ना ये, E2 माइनस E1 कितना था, E के इक्वल, अपसाइलन के इक्वल, और यहाँ पे ये हो जाएगा E1 माइनस E2, मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ अपसाइलन, यानी कि अपसाइलन बाय KT, और अपसाइलन और KT बराबर है, दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा कट के 1, सो वी हैव 1 बाय 1 प्लस E, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो पेपर में दिया हुआ है वो ये आंसर सही नहीं दिया हुआ, ठीक है, वहां पे आंसर जो है वो उन्होंने निकाला हुआ है आंसर 1 बाय E को ठीक, उन्होंने E इनवर्स को ठीक दिया था,
जो मेरे पास था उसमें यही मार्क किया हुआ है। लेकिन अगर आप N2/N1 निकालो ना, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द हायर स्टेट इन कंपैरिजन टू लोअर स्टेट, मतलब अगर आप लोअर स्टेट और हायर स्टेट के बीच में फ्रैक्शन निकालो देन इट विल बी 1/E। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो इन हायर स्टेट ओनली, तो वो हो जाएगा कंपैरिजन टू टोटल में, उसमें आंसर 1/1/1 आता है। ओके, तो ध्यान रखना पेपर में उनकी प्रोबेबली गलती थी, या मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर था वो टाइपो में उसमें मिस्टेक थी, लेकिन ये इस तरह से है। तो जो भी चीज पूछी गई है उसके हिसाब से आप आंसर सही कर सकते हो अपना। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो फिर से वही आ गया, रिपीट हो गया ना, रिपीट हो गया, पिछली बार कहीं उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने। तो ये हम कर चुके हैं और आपको पता है 6000 के करीब वाला आंसर था, यानी कि ये वाला आंसर सही था। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, हमें पता है ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। The distribution of identical and distinguishable particle over the various energy states for the most probable configuration। ठीक है, कुछ नहीं है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, और क्या है ना। तो वो लगा लो इसमें, ये जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है विच सेज Ni/Gi is equal to 1/e⁻⁴ अल्फा प्लस बीटा EI। ठीक है, अगर आप अभी कर लो, अगर आप यहां पे नीचे अपॉन में +1 लगा दोगे तो ओवरऑल ये दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी देता है। तो अगर आप अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ बढ़ा दोगे तो प्रोबेबिलिटी यानी कि कम हो गई, यानी कि ये हो गया फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डिराक बोल दो या फिर आप इसे बोल दो दैट पॉलीज प्रिंसिपल। और अगर आपने नीचे -1 लगा दिया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो ये हो गया बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, बोस आइंस्टाइन, या ऐसे आप बोल दो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो अपॉन में +1 या -1 से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन दोनों पे पहुंचता है। ओके, तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे फिलहाल उन्होंने नॉर्मल वाला पूछा है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स मींस क्लासिकल की बात कर रहे हो, क्वांटम की बात नहीं कर रहे, तो आप ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लगा दोगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं स्टीफन्स लॉ। सिंपल है, डायरेक्ट रिलेशन है, E इज इक्वल टू सिग्मा T4, सीधा सीधा रिलेशन, डेफिनेशन ही है स्टीफन्स लॉ की, पढ़ी हुई है आपने, है ना। तो वो हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सी देखो, ओके इट्स ग्रेट। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। तो देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला आएगा फर्मी डिराक में। आपको अभी अभी तो बताया कि अगर ये देखें पीछे जाके वापस, यस, अगर नीचे +1 लगाया तो मतलब फर्मी डिराक, है ना। तो देखो किसमें +1 है, इसमें है, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो गया, खत्म बात। नेक्स्ट देखो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहां लगती है, तो आपको पता है फर्मी डिराक कहां लगती है, जहां स्पिन हाफ पार्टिकल्स हो, स्पिन हाफ, हाफ मतलब सिर्फ हाफ नहीं, हाफ इंटीग्रल, ठीक है, फर्मियंस के लिए। और बोसोन के लिए कौन सी लगती है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहां लगती है, बोसोन्स के लिए। बोसोन्स मतलब जिनकी स्पिन इंटीग्रल हो, यानी कि इंटीग्रल स्पिन, ओके, उनकी हाफ इंटीग्रल, इनकी इंटीग्रल। तो अब इलेक्ट्रॉन्स हाफ इंटीग्रल प्रोटॉन, हाफ इंटीग्रल फोटोन प्रोटॉन, हाफ इंटीग्रल, यानी कि ये तीनों तो होंगे नहीं। कौन बच गया, फोटॉन्स भी इंटीग्रल स्पिन है, फोनॉन्स भी, गलत लिख दिया, फोनॉन्स होंगे यहाँ पे, वो भी इंटीग्रल स्पिन है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चंस आए थे नेक्स्ट ईयर में, मास्टर कैडर 2020 में। ये पेपर जनवरी 2021 में हुआ था, इसके फॉर्म 2020 में निकले थे।
सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं स्टैटिस्टिकल से या थर्मोडायनेमिक्स से। नेक्स्ट देख लेते हैं वो। टू डिस्क्राइब ए डायनेमिक सिस्टम वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ, आपको पता ही है फेज स्पेस की नॉलेज चाहिए हमें। हम इसके लिए क्या करते हैं, फेज स्पेस, डायनेमिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम फेज स्पेस की नॉलेज होनी चाहिए। और फेज स्पेस मतलब पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमें पोजीशन भी चाहिए, हमें मोमेंटम भी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, फेज स्पेस कितने डायमेंशनल होता है, 6 डायमेंशनल होता है, बताने वाली कोई बात थोड़ी है, ये भी कोई पूछने की बात है। एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन हो गए, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 डायमेंशन और हो गए, टोटल 6 डायमेंशन हो गए, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर अच्छा प्लेन में पूछ लिया होता तो फिर हम 4 डायमेंशन कह देते, प्लेन में, ये स्पेस में है ना, पर जनरली ये स्पेस में ही बात होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स, और बड़ा आसान है, स्टार्स के भी कलर होते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर स्पेस में देखोगे तो आपको एक रेड स्टार दिख जाएगा, रेड सा स्टार बड़ा चमकने वाला होगा, दैट इज बीटलजूस। तो इस तरह से स्टार्स के भी कलर्स होते हैं, उससे पता लगता है, क्या पता लगता है, उनका टेम्परेचर। जो जितना गर्म जो जितना गर्म उतनी ही उसकी एनर्जी ज्यादा, उतना ही उसी हिसाब से वो कलर चूज कर लेगा। ठीक है, जैसे कि स्टार का अभी अभी हमने ऊपर निकाला भी था, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू पी निकाला ना, तो कलर जो इंफॉर्मेशन है वो वेवलेंथ में है, और उससे हमें पता क्या लगता है, टेम्परेचर कितना है। ठीक है, स्टार का अपने सन का भी हम ऐसे ही निकालते हैं कि हमें पता है, हम उसका स्पेक्ट्रा नोट करते हैं, वो मैक्सिमम देखते हैं कहाँ पे आया, और जिस रेडिएशन पे, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एमिशन हुआ उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका टेम्परेचर निकाल लेते हैं, और हमें अंदाजा है कि ये 5800 केल्विन के करीब है इसका सरफेस टेम्परेचर। तो जो पीछे हमने निकाला था ना 5794, दैट वाज एक्चुअली अबाउट अवर सन, वो उसी के लिए था। अच्छा ना, कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, तो कलर ऑफ द स्टार जो होता है वो बेसिकली टेम्परेचर ऑफ द स्टार को इंडिकेट करता है। ठीक हो गया, चलें आगे, खत्म हुई बात। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और बस, अगले साल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का आया ही नहीं क्वेश्चन, ये बैकलॉग वालों का पेपर था, इसमें एक भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल से नहीं आया, तो अच्छा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट जो हम करेंगे इसी क्लास में, वो है ऑप्टिक्स का। और ऑप्टिक्स का मास्टर कैडर 16 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ओके, नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में देखें तो ऑप्टिक्स अगले साल भर भर के आ गई, 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्टिक्स, जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में कहीं से कभी किसी पेपर में नहीं पूछे जाते, और इस बार पूछ लिए इन्होंने। ठीक है, इनके पास ज्यादा क्वेश्चंस थे, नॉर्मली 50 क्वेश्चंस होते हैं, इस पेपर में 75 क्वेश्चंस थे। तो कोई बात नहीं, हम सीखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलो भाई आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल हो गया हुआ है, ऑप्टिक्स कर रहे हैं। ऑप्टिक्स के भी जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं अलग से निकाल के लाया हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस में इनके गलतियां रहती हैं, तो गलत आंसर नहीं याद करने हैं। अगर नहीं हो रहा तो चाहे आंसर याद कर लो, अदरवाइज सीख लो, समझ लो, ताकि अच्छे से मिलता जुलता क्वेश्चन या उससे सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। बहुत जरूरी है हर एक पार्ट की छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे ऑप्टिक्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, वर्ल्ड फेमस, हमें पता ही है, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो दिस। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया I1 बाय I2, कितना मिला, हमें मिला 64 बाय 1। ओके, आपको निकालना रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, इनका रेशियो निकालना है आपको। ठीक है,
तो इनके रेशो के लिए हम क्या लेते हैं, हम एक्चुअल में एम्पलीट्यूड से निकालते हैं रेशो, एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ये, और मिनिमम एम्पलीट्यूड इज A1 माइनस A2 विच एवर इज बिगर, ओके, इससे। और फिर एम्पलीट्यूड होता है स्क्वायर, इंटेंसिटी होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो हम इससे लेते हैं। और इसी रिलेशन को उल्टा करके लिखेंगे तो A1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1, पहले की कितनी इंटेंसिटी है उसका अंडर रूट, और दूसरा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I2, और अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2। यानी कि हमने एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट किया, उससे आंसर निकाला और उससे वापस इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर करके। दैट्स इट, इतना है। तो अब ये 64 है, तो ये हो गया 8 प्लस 1, और ये हो गया 8 माइनस 1, ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया 7, ऊपर वाले का स्क्वायर हो गया 81 और नीचे वाले का स्क्वायर हो गया 49। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अब पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। तो सीधा आंसर है विजिबल लाइट। आप ये देखो कि तीनों में कौन सी चीज कॉमन है जो फोर्थ में नहीं है। विजिबल लाइट एक ट्रांसवर्स लाइट है, रेडियो वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और ये तो ऑप्शन ही ट्रांसवर्स वेव दे दिया। और ट्रांसवर्स वेव्स में ये होता है ना कि एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, एक कंपोनेंट उधर जा रहा है, परपेंडिकुलर वाला। तो ट्रांसवर्स वेव्स को आप हमेशा पोलराइज कर सकते हो, किसी भी वेव को, ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हो। अगर किसी को पोलराइज नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते आप लॉन्गिट्यूडनल को। ओके, सो साउंड वेव्स आर द, साउंड वेव्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। दिखने में बड़ा लग रहा है बट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। तो पढ़ते हैं इसे। अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन यूजिंग येलो लाइट। सोडियम लैंप वाली होती है ना, वही है जो नॉर्मली आप ऑप्टिक्स लैब में डार्क रूम में यूज करते रहे हो, ठीक है। तो इफ द येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज, यानी कि चेंज नहीं किया, क्या चेंज किया, येलो से ब्लू कर दिया। अब येलो से ब्लू तो नाम है, असल में आपने कौन सा पैरामीटर चेंज किया है, आपने चेंज किया लैम्डा, वेवलेंथ। येलो की वेवलेंथ अलग है और ब्लू की वेवलेंथ अलग है, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। तो डिफ्रैक्शन बैंड्स को क्या होगा, तो डिफ्रैक्शन बैंड का फॉर्मूला लिख लो। डिफ्रैक्शन बैंड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ में क्या लिखते हो आप, लैम्डा डी बाई डी, यही फॉर्मूला लिखते हो ना। डिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, इंटरफेरेंस ही होता है। तो यहाँ पे लैम्डा डी बाई डी हो गया। और लैम्डा आपने क्या किया, कम किया कि ज्यादा किया, येलो का वेवलेंथ ज्यादा है कि ब्लू का ज्यादा है, येलो का ज्यादा है ना, ब्लू की एनर्जी ज्यादा है, येलो की वेवलेंथ ज्यादा है। तो आपने एक्चुअल में लैम्डा में क्या किया है, डिक्रीज किया है। ओके, यानी कि यहाँ पे बीटा में क्या हो जाएगा, बीटा क्या चीज है, फ्रिंज विड्थ है ना, फ्रिंज विड्थ है, और फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, वे भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। तो अब देखो वेवलेंथ डिक्रीज, अगर ये फ्रिंज विड्थ कम हुई तो इसका मतलब बैंड नैरो हो गए, ब्रॉडर नहीं हुए, ब्रॉडर नहीं हुए, डिसअपियर भी नहीं हुए, नैरो हो गए। नैरो करने का मतलब है क्राउडेड टुगेदर, बहुत ज्यादा क्राउडेड से हो गए, बंदे बंदे से हो गए, ठीक है। फ्रिंज विड्थ कम होने का मतलब ये है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सिंपल है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल हैं, लॉजिकल हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं। अगर वो आते हैं आपको तो बड़े प्यार से काम कर सकते हो, नहीं आते तो सीख लो, क्योंकि पेपर में प्यार से ही काम करना होता है, ठीक है। तो चलो, when the light wave is reflected at the surface of an optically denser medium,
देन द चेंज इन फेज डिफरेंस इज। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आंसर लिखो सी, फोर्थ का पाई। तो मैं इसे समझा देता हूं, अब ये दो तीन जगह पे आप कर सकते हो। ये ऑप्टिक्स में तो हम कर ही रहे हैं, आप इसे ईएम वेव्स में भी कर सकते हो, जो वाइब्रेशन एंड वेव्स की बुक है जिसमें ईएम वेव्स नाम का चैप्टर है उसमें भी कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी तो यही चैप्टर है ईएम वेव्स, उसमें भी कर सकते हो, एक ही बात है, ईएम वेव ही है सारी। तो है क्या, ये वेव जा रही है, ये वेव जा रही है और ये किसी सरफेस से टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, वापस आ गई। आपको बताना है कि फेज डिफरेंस कितना आया, चेंज कितना हुआ फेज में। तो याद रखो, आप इसे एस से देख लो, मैं एस को सिर्फ सिंपली ई क्रॉस एच लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होगी ना, दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर, वाइब्रेशन एंड वेव्स में भी हमने बड़े अच्छे से किया इसे, पॉइंटिंग वेक्टर। ये क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इसमें नेगेटिव आ गया, फेज चेंज हो गया ना, पाई का डायरेक्शन बदल गई, पहले इधर को जा रही थी अब इधर को जा रही है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव इसमें आपने देखना आगे ये है, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, या तो E नेगेटिव हुआ या H नेगेटिव हुआ, दोनों में से एक नेगेटिव होगा, है ना, तभी वो नेगेटिव हुआ ना, टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हुई। दोनों नेगेटिव हो जाते तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव थी, एक भी नेगेटिव ना होता तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव थी। तो यानी कि इन दोनों में से एक नेगेटिव हुआ है तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आई है। अब कौन सा कब नेगेटिव होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। ओवरऑल फेज चेंज पाई का है, हो गया। अब दो केसेस बनते हैं, या तो वो रेयरर मीडियम से, या तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी, या फिर डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही होगी, है ना। रेयरर और डेंसर समझते हो ना, या तो जो पहला इंपीडेंस है, पहले मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो कम होगा, दूसरे का ज्यादा होगा, या फिर वो दूसरे का ज्यादा कम होगा, पहले का ज्यादा होगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। मैं इसे उल्टा करके लिखूं, Z1 ग्रेटर देन Z2, दोनों में से एक केस होगा, या तो आप हवा से पानी में जा रहे हो या पानी से हवा में जा रहे हो, तो एक में डेंसिटी कम है एक में ज्यादा है। तो इस केस में क्या होने वाला है, नोट डाउन कर लो और याद रखना अच्छे से, जब वो रेयरर से डेंसर जाती है, रेयरर से डेंसर, तो फेज जो चेंज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है, ठीक है। और जब वो उल्टा, तो आप समझ ही गए, आप डेंसर से रेयर आ रही है तो फेज चेंज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो इस तरह से याद रखना है इसे, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में एक बार फिर आ जाएगा, तब हम फिर से कर लेंगे, अभी समझ लो अच्छे से, ठीक है, तब मैं नहीं करवाऊंगा, तब आपसे पूछूंगा। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यानी कि वो रेयरर से डेंसर पे जा रही है, तो रेयरर से डेंसर मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फेज चेंज होगा। तो उन्होंने वेव का फेज चेंज पूछने की जगह अगर फील्ड का पूछ लिया होता, तब आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए थी, ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वेपर लैंप इज यूजुअली यूज्ड, आपको पता ही है न्यूटन रिंग में कौन सा यूज करते हो, सोडियम लैंप, अभी अभी तो बात भी हुई थी इसकी, तो बी आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लो, डिफ्रैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ, ये भी बताया अभी अभी, डिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता, इंटरफेरेंस ही होता है, ठीक है। वो अपर्चर से लाइट होती है ना, लाइट जा रही है, वो सेकेंडरी वेवलेट का काम कर रही है, जा रही है, तो इस तरह से वेवलेट का काम करती है, तो यहाँ से अलग निकलता है पैटर्न, यहाँ से भी निकलता है, और वो एक तरह से दोनों इंटरसेक्ट करके इंटरफेरेंस पैटर्न बना लेते हैं आगे, उसी को हम डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ये एक थ्योरी है, मतलब इसमें डिटेल में अलग थ्योरीज है पूरी, पर इस आइडिया को एक बार आप इस तरह से मत लो, पर सिंपल आइडिया ये है कि ये डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ही होता है। कुछ डिफरेंस होते हैं, क्या डिफरेंस होता है वो आपको बैंड्स देख के पता लग जाएगा कि किसी में बैंड नैरो बन रहे हैं, किसी में वाइड बन रहे हैं, किसी में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, वो आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। हम अगला पार्ट देखते हैं। बेसिक आइडिया क्वेश्चन में सिर्फ इतना था, डिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, आपने बता देना है इंटरफेरेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट प्रिंसिपल इज रिस्पांसिबल फॉर द फैक्ट दैट सर्टेन सनग्लासेस कैन रिड्यूस ग्लेयर, वो जो कारों के शीशे लगे होते हैं ना,
जो कार्स में शीशे लगे होते हैं वो लाइट को काफी रोक लेते हैं। जो आप सन ग्लासेस पहनते हो, जो सन ग्लासेस पहनते हो वो धूप से बचाते हैं हमें, हमारी आईज को बचाते हैं। कौन सा प्रिंसिपल पे काम करते हैं? पोलराइजेशन पे काम करते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन में वो क्या करते हैं, वो उसकी इंटेंसिटी घटा देते हैं, उसको एक कंपोनेंट को पास करते हैं, एक कंपोनेंट को पास नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो पोलराइजर होते हैं, एक तरह से पोलराइजेशन पे काम करते हैं वो बेसिक पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है पढ़ लेते हैं। वन बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट ट्रेवल्स पाथ P1 इन अराइविंग एट अ पॉइंट Q। ठीक है, और ये जैसे हम उसमें बनाते थे यंग्स डबल स्लिट में, मान लो ये Q1 Q पॉइंट है, यहाँ पे पहुंचना है। एक वेव ने कितना पाथ ट्रेवल किया? P1 किया, और दूसरी ने कितना ट्रेवल किया? लेट्स से वो यहाँ से नहीं यहाँ से आई है, उसने कितना ट्रेवल किया? P2 किया। तो एक का पाथ P1 है, एक का पाथ P2 है, और दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है? P1 माइनस P2। और पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस भी होगा। जहां फेज डिफरेंस होगा वहां या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है ना। आपको क्या पूछा है? इंटरफेयर वो करेंगे डिस्ट्रक्टिवली, तो आपको बताना है पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए। याद होना चाहिए अब आपको, जब आप लिखते हो उसमें d sin थीटा पाथ डिफरेंस, जब P1 माइनस P2 लिख लो, दिस इज m लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव, m लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव, और यानी कि सीधा सीधा मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। और अगर आप इसे दूसरे में लो डिस्ट्रक्टिव में, तो वो आएगा m प्लस हाफ ऑफ लैम्डा। इसे हम एक्चुअल में लिखते हैं इसे हम एक्चुअल में कैसे लिख सकते हैं इजी करके? हम ऐसे लिख सकते हैं 2m टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 एंड दिस इज 2m प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने का मतलब ये है कि ये वाला ऑड मल्टीपल है और ये वाला इवन मल्टीपल है। तो हमें कौन सा दिया हुआ है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ऑड मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे, कोहेरेंट है, दो चीजें देखनी है। सबसे पहला देखना है फेज डिफरेंस, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा, इसका मतलब कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकता। ओके, और दूसरी चीज जो मैटर करती है वो मैटर करती है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर द थिंग्स, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन हियर पीपल अराउंड ए कॉर्नर बट यू कांट सी देम बिकॉज लाइट वेव्स आर, मतलब आप देखो, अगर कोई कॉर्नर पे है, आप किसी दीवार के साइड में खड़े हो, तो यहां से आवाज तो आ सकती है आपको, आप उसे आवाज तो सुन सकते हो उस वॉल के दूसरी तरफ भी, लेकिन आप देख नहीं सकते वॉल के दूसरी तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों? अब उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है? वो कॉर्नर से बेंड कर जाती है, आप यही बोलते हैं ना, बेंडिंग ऑफ वेव एट द कॉर्नर्स, बेंड कर जाती है। अब बेंड तो लाइट भी करती है और साउंड भी करती है, लाइट भी बेंड करती है साउंड भी बेंड करती है, यानी कि डिफ्रैक्शन जो है वो लाइट भी शो करती है और साउंड भी शो करती है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, सुन पा रहे हैं। ऐसा क्यों? उसका क्या रीजन है? तो उसका एक्चुअल रीजन ये है कि डिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो बढ़ता है विद वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा तो डिफ्रैक्शन ज्यादा, वेवलेंथ कम तो डिफ्रैक्शन कम। ठीक है, अब साउंड वेव्स की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। लाइट वेव्स की वेवलेंथ बहुत कम है, तो कम मतलब डिफ्रैक्शन ये कम शो करती हैं, ये डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा शो करती हैं। इसीलिए साउंड वेव्स जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन शो करने की वजह से वो कर लेती हैं, वो शो कर देती हैं डिफ्रैक्शन। ओके, तो अब ऑप्शन कौन सी सही बनती है?
तो आप ये लिखो लाइट वेव्स डू नॉट डिफ्रैक्ट, लाइट वेव्स डू नॉट डिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट कर ही नहीं रही वो, साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट कर रही हैं, लाइट वेव्स नहीं कर रही। कंपैरिजन में है, लाइट वेव्स बहुत ज्यादा, साउंड वेव्स बहुत ज्यादा डिफ्रैक्ट कर जाती हैं, लाइट वेव्स बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि कॉर्नर पे उस तरह से वेवलेंथ उसकी बहुत ही कम है। ठीक है, ट्रैवलिंग स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, लॉन्गर देन साउंड और शॉर्टर देन साउंड कोई मीनिंग नहीं बनता। ओके, तो एक ऑप्शन बनती है डू नॉट डिफ्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ए लाइट वेव ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इंसिडेंट ऑन ए पोलराइजर। ठीक है, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है बड़ा। एक आई इंटेंसिटी का या आई नॉट इंटेंसिटी का लाइट लो और उसे पोलराइजर पे स्ट्राइक करवाओ। ओके, ध्यान रहे जब पोलराइजर पे लाइट स्ट्राइक करवाते हो तो बाहर जो मैग्नीट्यूड निकलता है दैट इज आई नॉट बाय 2, आई नॉट बाय 2। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एस कंपोनेंट और एक पी कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट बाहर निकल जाता है, दूसरा खत्म हो जाता है, सो इंटेंसिटी इज आई नॉट बाय 2। आगे क्या किया, एंड मेड टू पास थ्रू एनालाइजर, इसके आगे एक और एनालाइजर रख दिया। एनालाइजर भी पोलराइजर ही होता है, जो पोलराइजर के बाद एनालाइज करने के लिए रखते हैं दैट इज एनालाइजर, सच दैट देयर ट्रांसमिशन एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये भी देख लो, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, पोलराइजर के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, आपको बताना है लाइट बाहर कितनी निकलेगी, तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो मेलस लॉ लगा दो आगे, बाहर आई नॉट बाई 2 निकल गया, इसके बाद मेल्स लॉ लगाओगे, मेलस लॉ, वो क्या होता है कि जितनी इंटेंसिटी फॉल करी, आई नॉट बाई 2 फॉल करी, आई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड विद कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है, थीटा कितना है 45, तो यहाँ 45 लगा दो, दिस विल बी अवर फाइनल इंटेंसिटी, दिस विल बी अवर फाइनल इंटेंसिटी। cos 45 मतलब 1 बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर करोगे 1 बाय 2 यानी कि आई नॉट बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उन्होंने आई नॉट बाय 2 दिया हुआ था, तो वो गलत है उनका। ओके, आई नॉट बाय 4 ठीक होगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा खत्म हो गए, चलो जी खत्म हुए। तो अब अगले पेपर पे चले गए हम। मास्टर कैडर का 2020 में जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चंस आए थे ऑप्टिक्स के, वो देख लेते हैं। सो लेजर एक्शन इज मोस्ट एफिशिएंट इन, सिंपल है, 4 लेवल लेजर, 4 लेवल सिस्टम में लेजर एक्शन एफिशिएंट है। हालांकि इसमें कुछ ट्रिक है, कोई चीजें हैं, कई चीजें हैं डिस्कस करने वाली, बट फिलहाल मैं सिर्फ आंसर ये बता रहा हूँ। 4 लेवल सिस्टम उन्होंने आंसर दिया हुआ है। 4 लेवल जैसे कि हीलियम नियॉन होती है, इसमें क्या रहता है, इसमें मेटास्टेबल स्टेट बनाना, या ये कहो कि उसके लिए जो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो लेजर के लिए कंडीशन है, वो अचीव करना, पॉपुलेशन इन्वर्जन 4 लेवल लेजर में बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान है, इसलिए ये पसंद करते हैं हम, इसलिए ये पॉपुलर है, इसीलिए इसे यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना आसान है, तो यही आंसर होगा इसका, 4 लेवल सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज बेस्ड है। इन हीलियम नियॉन लेजर, इन हीलियम नियॉन लेजर जो लेजिंग एक्शन है, आपको पढ़ाया हुआ है कि दो तरह के मटेरियल होते हैं ना, दो चीजें चाहिए होती हैं हमें लेजर में, एक वो है मटेरियल एक्टिव मीडियम होता है, एक होस्ट मीडियम होता है, एक में एक्चुअल में लेजिंग एक्शन होता है और दूसरा जो होता है वो सिर्फ हेल्प करने के लिए होता है, कि वो मेटास्टेबल स्टेट बनाने के लिए है, या उसमें दूसरे मटेरियल में लेजर एक्शन हो सके, इसमें हेल्प करने के लिए है बस। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, वो पूछा है कि हीलियम नियॉन लेजर में लेजिंग एक्शन किस में होता है, हीलियम में के नियॉन में, तो आप बता दो कि लेजिंग एक्शन जो है टेक्स प्लेस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ नियॉन, लेजिंग एक्शन इसमें होता है नियॉन में, उस लेजिंग एक्शन को अचीव करने में हेल्प कौन करता है, वो करता है हीलियम। ओके, तो इसका आंसर जो है वो लेजिंग एक्शन ऑफ नियॉन मतलब ए आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं जल्दी से, मोस्ट कॉमनली यूज लेजर फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट इज हीलियम नियॉन, आपको बताया ही है हीलियम नियॉन लेजर बहुत
ज्यादा कॉमनली यूज्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें लेजर बनाना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये 4 लेवल सिस्टम है। ठीक है, हालांकि सॉलिड स्टेट भी बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हीलियम नियॉन इज ओके, इट्स वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म हुआ, चलो हो गया। सो लाइट वेव्स आर मोर डिफिकल्ट टू डिफ्रेक्ट देन साउंड वेव्स। ये तो बात हम पहले ही कर लिया हमने कि डिफ्रैक्शन जो है वो साउंड वेव्स में ज्यादा होती है और लाइट वेव्स में कम होती है। क्यों? क्योंकि लाइट वेव्स की वेवलेंथ कम है और साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है। तो क्या आंसर देंगे? वेवलेंथ की वजह से ना, वेवलेंथ की वजह से ही देंगे और क्या। तो स्मॉलर वेवलेंथ, क्योंकि साउंड वेव्स की स्मॉलर वेवलेंथ है, साउंड वेव्स की स्मॉलर वेवलेंथ है, इसलिए लाइट जो है उसमें डिफ्रैक्शन मतलब ज्यादा होती है स्मॉलर वेवलेंथ में। नहीं, साउंड वेव्स की, सॉरी गलत बोल दिया शायद मैंने, साउंड वेव्स की हायर वेवलेंथ है, हमें तो लाइट वेव्स की बतानी है ना। लाइट वेव्स की क्योंकि स्मॉलर वेवलेंथ है तो इसलिए उनमें डिफिकल्ट होता है डिफ्रैक्शन अचीव करना। ओके, सो दैट्स इट, खत्म हुई कहानी आज की। ओके, तो आज के समाचार समाप्त हुए। स्टैटिस्टिकल हमने कर लिया, थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। लॉजिक से सीख के जाना, कॉन्सेप्ट से सीख के जाना, ताकि वो रट्टा मारने वाली बात ना हो। स्टेटमेंट अगर अदल बदल के आ जाए, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे तो उसका ये बेनिफिट रहता है हमेशा। चलो, इसी के साथ ये वाली क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। उसमें जो टॉपिक अगर कुछ रह गए हैं तो वो कवर कर लेंगे, और जो है आगे आपके डाउट्स वगैरह आएंगे तो कोई वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट, शबा खैर, और मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। कोई भी डाउट्स हो मुझे भेज देना, हम डिस्कस कर सकते हैं अगली क्लास में। और अगर नहीं जुड़े हुए तो चैनल के साथ जुड़े रहो, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये सिर्फ मास्टर कैडर के लिए नहीं है, अगर आप कोई एमएससी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम की उसके लिए भी, लेक्चरर कैडर के लिए करोगे उसके लिए भी, किसी और स्टेट के किसी और पीपीएससी टाइप, आरपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी, अगर उन पेपर्स की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी, क्योंकि बेसिक फिजिक्स तो वही है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, कंसेप्चुअली काम सीखोगे तो हर पेपर में हर जगह पे काम आएंगे। ठीक है, तो मिलते रहेंगे हम आगे, अपने डाउट्स भेजते रहना, उसके साथ हम काम करते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।